वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा हम लोग आपको कंटिन्यू करते हैं बेटा सेटिंग अप का रिवीजन। जो हमने जो एक बेसिक रिवीजन लिया था बेटा, उसने हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कंपनी मीनिंग क्या होता है। अभी तक टाइप्स ऑफ कंपनी आपका खत्म भी नहीं हुआ है, समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल आप लोग की तीन कंपनियां होती है। एक होता है बेटा आप लोग का होल्डिंग कंपनी, दूसरा होता है आप लोग का सब्सिडरी कंपनी, तीसरा होता है एसोसिएट कंपनी। उसका एक बार थोड़ा लॉ पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि लॉ आखिर बोलता क्या है। ओके ठीक है, यहाँ पास आपका लॉ है बेटा हमारे एक्सेल की बुक का। ठीक है, जरा पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी मतलब एक्चुअल में होता क्या, जरा देखिए। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 clause 46 डिफाइंस holding company in relation to one or more other company means a company of which such companies are subsidiary company। मतलब एक ऐसी कंपनी, इनडायरेक्टली अगर बोलूं तो ऐसी कंपनी जिसका एक और उससे ज्यादा सब्सिडरी है बेटा, होल्डिंग कंपनी कहलाता है। फिर वेयर एज सेक्शन 2 clause 87 डिफाइंस subsidiary company in relation to any other company, that is to say that holding company means a company in which the holding company, मतलब in relation to another company क्या है बेटा आप लोग का खुद होल्डिंग कंपनी है। वो क्या करता है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब वो कंपनी जो अनदर कंपनी बेटा कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब कंपोजिशन समझ आया कि ना, जो मैंने नोट्स में बताया था। या तो और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर इट्स सब्सिडरीज। समझ आया कि नहीं? पहला कंडीशन ये बोलता है सब्सिडरी कंपनी मतलब अनदर कंपनी जो है बेटा वो होल्ड करती है बोर्ड ऑफ कंपोजिशन को, या तो चेंज कर सकती है या तो कंट्रोल कर सकती है। और दूसरा कंडीशन ये बोलता है या तो अनदर कंपनी एक्सरसाइज करता है बेटा मोर देन वन, आप ध्यान से दीजिएगा यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, चाहे खुद से चाहे अपने सब्सिडरी से या तो एक और उससे ज्यादा सब्सिडरी। समझ आया कि नहीं? ये होल्डिंग और सब्सिडरी का डेफिनेशन होता है। क्लियर है बच्चा लोग? फिर आप लोग कहा था एसोसिएट कंपनी। देखो एसोसिएट कंपनी तुम्हारा 2 clause 6 में डिफाइंड है। ओके क्या बोलता है ये, associate company in relation to another company means a company in which that the company has the company which is not subsidiary of another company, the another company has the significant influence in the company and the company and the another company are joint venture to each other। मैंने क्या बताया एसोसिएट कंपनी तीन कंडीशन एसोसिएट कंपनी में। पहला क्या बोलता है कि जो कंपनी है बेटा वो सब्सिडरी कंपनी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर सब्सिडरी कंपनी होगा तो सब्सिडरी डेफिनेशन में आएगा, एसोसिएट में क्यों आएगा। दूसरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलता है बेटा कम से कम 20% वोटिंग राइट्स होने चाहिए। समझ आए क्या? फिर तीसरा बोलता है जॉइंट वेंचर टू ईच अदर, अगर जॉइंट वेंचर ईच अदर तो बेटा इसको एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। क्लियर है बच्चा लोग? तो मैंने ऑन द बेस ऑफ द कंट्रोल यहां आपका कर दिया। अब चलो बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका आपका नेक्स्ट बेसिस है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। समझ आएगी नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप में कितने प्रकार की कंपनियां होती है आपको याद है बेटा? तीन प्रकार की कंपनियां होती है और बेटा तीनों इंपॉर्टेंट कंपनी है आप लोग की। ठीक है, तो आप लोग का कंपनी सबसे पहले होता है बेटा जिसको बोला जाता है वन पर्सन कंपनी, जिसको ओपीसी बोला जाता है। ओके, सेकंड आप लोग का होता है प्राइवेट कंपनी और तीसरा आप लोग का होता है बेटा पब्लिक कंपनी। क्लियर है बच्चा लोग? तो तीन प्रकार की आपकी कंपनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप में। पहला होता है बेटा वन पर्सन कंपनी, दूसरा आप लोग का होता है प्राइवेट कंपनी और तीसरा आप लोग का होता है पब्लिक कंपनी। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब जो वन पर्सन कंपनी है बेटा उसका आपका सेक्शन होता है सेक्शन 2 clause 62 में दिया हुआ है। प्राइवेट कंपनी आपका सेक्शन 2 clause 68 में दिया हुआ है। ओके, और जो बेटा आप लोग का पब्लिक कंपनी है वो दिया हुआ है आप लोग का सेक्शन 2 clause 71 में। क्लियर है? अब पारी पारी से बेटा हम कंपनी का डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओपीसी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है और पब्लिक कंपनी। देखो ओपीसी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो बेटा हम लोग पहले प्राइवेट कंपनी समझते हैं, फिर ओपीसी, फिर पब्लिक कंपनी को। मैंने एक चीज और बताया था बेटा कि जो ओपीसी है आप लोग का डीम टू बी प्राइवेट कंपनी होगी, ये आपके डेफिनेशन में इंक्लूडेड होगा। क्लियर है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपका प्राइवेट कंपनी मतलब होता क्या एक्चुअल में, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी मतलब देखो
नाम से ही समझ आ रहा है प्राइवेट है, इसका मतलब ये है बेटा कि पब्लिक लोग इसमें पैसा नहीं लगा सकते। समझ आया कि नहीं आया? प्राइवेट कंपनी नाम से मतलब इससे पब्लिक लोग पैसा नहीं लगा सकते। अब देखो, अब प्राइवेट कंपनी मतलब से जो क्या प्राइवेट लोग ओन करते हैं, देखो ये सब डेफिनेशन साइड रखो भाई, तुम लोग पढ़ो कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के 2 क्लॉज 68 में कुछ स्पेसिफाइड डेफिनेशन है। वो क्या बोलता है? ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखती है। मैंने बोला ऐसी कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखती है। फर्स्ट वन इज योर रेस्ट्रिक्शन, एक होता है बेटा आप लोग का रेस्ट्रिक्शन, दूसरा आप लोग का होता है प्रोहिबिशन, और तीसरा आपका लोग का होता है लिमिटेशन। ये 3 बातें एक कंपनी के आर्टिकल में अगर कंटेन करती है बेटा, तब वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज ये प्राइवेट कंपनी आपकी नहीं कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब वो कौन कौन सी बातें होती हैं बेटा, उसमें आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन लगाता है बेटा ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है बेटा अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। समझ आया कि नहीं आया? फिर आता है बेटा आप लोग का प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन बोलता है बेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन, आप पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, पब्लिक से पैसा सब्सक्राइब नहीं करवा सकते आप। समझ आया कि नहीं आया बच्चा लोग? ये बेटा एक प्राइवेट कंपनी का ये मेन लिमिटेशन है, सब्सक्रिप्शन। ओके, अब उसके बाद आप लोग का लिमिटेशन होता है बेटा, लिमिटेशन में बोला जाता है मेंबर्स अप टू 200, मतलब आप 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं रख सकते। उसी कारण बोला जाता है बेटा पर प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। समझ आया कि नहीं? तो लिमिटेशन दिया। फिर से बोलता हूं, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है बेटा जिसके आर्टिकल में 3 बातें लिखी होती है, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन। आप चाहे तो सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, ओके, रेस्ट्रिक्शन तो ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, और प्रोहिबिशन मतलब बेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आप लोग से पैसा, लिमिटेशन मतलब मेंबर्स अप टू 200। अब थोड़ा कहानी समझिएगा, 200 मेंबर में क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ एक्सक्लूजन बेटा प्रोविजो यहां पर दिया गया है, तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहला प्रोविजो आप लोग का ये बोलता है कि जो अगर उस कंपनी में अगर जॉइंट होल्डर है, ध्यान समझिए बेटा, जॉइंट होल्डर मतलब क्या होता है? जॉइंट होल्डर मतलब होता है बेटा एक शेयर के 2 मालिक। समझ आएगी? एक शेयर के अगर 2 मालिक है बेटा, तो उस केस में आप उसको काउंट करोगे एज अ 1, तो बोलते हैं बेटा जॉइंट होल्डर शेल बी काउंटेड एज 1। क्लियर है कि नहीं? और कुछ ऐसे 2 पर्सन है बेटा जो आपके काउंट नहीं होंगे 200 के लिमिट में, ये भी एक प्रोविजो है। ये बोलता है कि 2 प्रकार के ऐसे पर्सन है बेटा जो आपके प्रोविजो में काउंट नहीं होने वाले। क्लियर है कि नहीं? अब समझते हैं कि वो है कौन 2 पर्सन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक पर्सन होता है जिसको बोलते हैं बेटा इंप्लॉय ऑफ द कंपनी। आपका जो इंप्लॉय है बेटा वो आप लोग का इस लिमिट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ बेटा अगर कोई आपका फॉर्मर इंप्लॉय है, कौन सा इंप्लॉय है आपका? फॉर्मर इंप्लॉय हु इज स्टिल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मतलब ऐसा इंप्लॉय बेटा जो फॉर्मली पहले तो इंप्लॉय था और अभी भी आप लोग का बेटा शेयर होल्डर है या तो मालिक है, मान लो। समझ आएगा कि नहीं? तो बेटा उस केस में ये बेटा इस लिमिट में काउंट नहीं होगा 200 में। गॉट इट और नॉट? ये बेटा आप लोग का प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन होता है। तो आगे बढ़ सकते हैं। एक जो अलग से बात बतानी चाहिए वो है कि सेक्शन में नहीं लिखा हुआ कि जो प्राइवेट कंपनी होती है बेटा उसके लास्ट में उन लोग को प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। समझ आया कि नहीं? अब चलो हम चलते हैं बेटा आप लोग के 1% कंपनी के डेफिनेशन की तरफ। ओके ओके, चलो 1% को बताने से पहले बेटा एक छोटा सा डेफिनेशन है आप लोग का पब्लिक कंपनी का, उसको भी सुन लेते हैं। पब्लिक कंपनी सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपके कंपनीज एक्ट में बेटा कंपनी पब्लिक कंपनी का ही दिया हुआ है। ये बेटा चलो बताओ ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? तो ये डिफाइंड है बेटा आप लोग का सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। ओके, पब्लिक कंपनी आपका डिफाइंड है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। ये क्या बोलता है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। पसंद आया डेफिनेशन? ओके,
पब्लिक कंपनी मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी कंपनी जो अदर देन प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है बेटा वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। समझ आए कि नहीं आए? और ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ कुछ और बातें लिखी हुई है कि ये जो पब्लिक कंपनी है बेटा वो पब्लिक से क्या सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर इज यस, भाई पब्लिक से पैसा ले सकता है। ओके, क्लियर है कि नहीं बेटा? इस कंपनी को अपने नाम के लास्ट में बेटा लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। ओके, इनका जो मिनिमम मेंबर होता है बेटा वो होता है आप लोग के लिए 7। ये कहां दिया हुआ है बेटा आप लोग का? सेक्शन 3 में दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में। ओके, फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आता है आप लोग का। ओके, मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स आप लोग होंगे 3। ये आप लोग का प्रोवाइड है बेटा सेक्शन 149 में, इसको अलग से दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? मतलब एकदम इजी बेटा आप लोग के पब्लिक कंपनी। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब बेटा आगे बढ़ते हैं आप लोग का 1% कंपनी की तरफ। ठीक है, 1% कंपनी थोड़ा सा आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग पार्ट होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा, यही हम 1% कंपनी स्टार्ट करते हैं। ओके, अब 1% कंपनी की थोड़ी कहानी समझिएगा। 1% कंपनी, ध्यान दीजिएगा ये 1% कंपनी आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इससे क्वेश्चन आता है, चाहे कंपनी लॉ बोल लो चाहे सेटिंग अप बोल लो। क्लियर है कि नहीं? अब देखो नाम क्या लिखा है बेटा, 1% कंपनी मतलब 1% होने वाला है इसमें। क्लियर है ये चीज? 1% कंपनी मतलब 1% होने वाला है। अब देखो पहले तो ये नहीं था भाई पुराने एक्ट में, ये नए एक्ट में लाया है, तो बेटा इसको फर्स्ट टाइम एक कमिटी है बेटा जिसको बोला जाता है बेटा जे ईरानी कमेटी। ओके, जे ईरानी कमेटी नाम की एक कमेटी है जो 2005 में बेटा फर्स्ट टाइम इसको इनिशिएट किया था। उन्होंने इसी का कॉन्सेप्ट लाया था बेटा जे ईरानी कमेटी ने। समझ आया कि ना? एक थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब ध्यान समझते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 में इसका क्या डेफिनेशन है। 1% कंपनी आपका डिफाइन है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज, कौन से सेक्शन में दिया बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 62 में आप लोग का 1% कंपनी दिया हुआ है। अब पारी समझते हैं कि आप लोग का बेटा इसका होता क्या है मतलब। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 2 क्लॉज 62 में क्या क्या बातें लिखी गई है। अब देखो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले क्या बोलता है बेटा, अगर ओपीसी है तो इसमें कितना मेंबर रहेगा बेटा? ओनली 1 मेंबर। समझ आया कि नहीं आया? कितने मेंबर रहेंगे उसमें? सिर्फ और सिर्फ आपके एक मेंबर रहेंगे, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। एक से ज्यादा होगा तो भाई अब तुम प्राइवेट कंपनी जाओ, 1% कंपनी नहीं हो सकते। समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें आप लोग का मिनिमम पेड अप कैपिटल, अब मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा बेटा? नो प्रिस्क्राइब्ड। बेटा ये आप लोग का प्रिस्क्राइब नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल आप लोग का कितना होने वाला है। समझ आया कि नहीं? अब 1% कंपनी में बेटा जो उसका मेमोरेंडम है जिसको एमओए भी बोला जाता है, उसमें एक अदर पर्सन का नाम कंटेन होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? मैं फिर से बोलता हूं, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी सेल कंटेन अ नेम ऑफ अदर पर्सन, एक अदर पर्सन का नाम कंटेन होना चाहिए। ठीक है, जो कि in the event of death of subscriber, अगर बेटा सब्सक्राइबर का अगर डेथ होता है तो बेटा उस केस में वो मालिक बन जाएगा, वो ओनर बन जाएगा, या तो जो बेटा सब्सक्राइबर है ओरिजिनल ओनर है, या तो बेटा इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकेपेबल हो गया, जैसे कि अनसाउंड माइंड हो गया या तो डिस्क्वालिफाइड हो गया, कुछ भी हो सकता है। अगर ये चीज होता है बेटा तो इस केस में अदर पर्सन है बेटा वो गद्दी संभालेगा। समझ आया कि ना? एक अलग से नाम देना पड़ेगा जिसे को तुम लोग नॉमिनी भी बोलते हो अलग से। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, अब उस अदर पर्सन से काम करवाने से पहले, बोलने का मतलब उसको एंट्री करवाने से पहले बेटा उससे आप लोग का रिटर्न कंसेंट लेना कंपलसरी है। समझ आया कि नहीं आया? उससे रिटर्न लिखित में मंजूरी लेना है कि वो एग्री करता है कि उसको नॉमिनी बनना है या नहीं बनना है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, अब जो फॉर्म होगा बेटा इसमें प्रिस्क्राइब्ड है। अब क्वेश्चन ही आता है, जो आप लोग का नॉमिनी है, जो अदर पर्सन है, क्या वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? क्वेश्चन ही आता है कि जो पर्सन का नाम दिया गया अलग से, क्या वो अपना कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है? देन आंसर इज यस। यस,
सच अदर पर्सन कैन विड्रॉ, राइट टू विड्रॉ द कंसेंट, चाहे तो बेटा अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है क्या ओपीसी उस पर्सन का नाम को बदल सकता है? आंसर इज यस। वन पर्सन कंपनी बेटा नाम को बदल सकता है। वन जो मेंबर है बेटा ओपीसी को नोटिस देगा इसके लिए, और ओपीसी बेटा आरओसी को नोटिस देगा। समझ आया कि नहीं आया? तो फिर से बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको बोला जाता है ओके, member of OPC can change the name of other person। ध्यान समझिएगा, ओपीसी का जो मेंबर है बेटा वो अदर पर्सन का नाम को चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस मेंबर को नोटिस देना पड़ेगा बेटा ओपीसी को। समझ आया कि नहीं आया? और बेटा उसी नोटिस को ओपीसी बेटा रेंडर करेगा आरओसी को। ये प्रोसेस होगा तभी आप लोग नाम को बदल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और कोई भी अगर नाम चेंज होता है बेटा उसको अल्टरेशन ऑफ एमओए आप नहीं मानोगे। क्लियर है कि नहीं? अल्टरेशन ऑफ एमओए क्या होता है बेटा, मैं एमओए में तुमको अच्छे से समझाता हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान समझना, अब क्वेश्चन ये आता है कि इंपॉर्टेंट, हु कैन बिकम मेंबर। अब आप लोग का ये आता है कि बेटा आप लोग का कौन मेंबर बन सकता है, मतलब मेंबर कौन बन सकता है, साथ ही साथ आप लोग ये समझिए इसमें आप लोग का नॉमिनी कौन कौन बन सकता है। तो उसका एक क्लियर आंसर होता है बेटा ओनली नेचुरल पर्सन। समझ आया कि नहीं आया? नेचुरल पर्सन मतलब बेटा जीता जाता आदमी, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता इसके लिए, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट इसका मेंबर नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल पर्सन है बेटा वो बन सकता है। साथ ही साथ नेचुरल पर्सन है बेटा वो आप लोग का इंडियन सिटीजन होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? क्या होना चाहिए आप लोग का? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और इंडियन सिटीजन होना चाहिए बेटा, उसके साथ साथ उसको चाहे वो आरओआई हो या अदरवाइज हो। समझ आया कि नहीं आया? चाहे वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या तो कुछ और हो, और साथ ही साथ बेटा उसको कम से कम एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में स्टे करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में उसको स्टे करना पड़ेगा, वो भी बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको कम से कम 120 दिन स्टे करना पड़ेगा, तभी वो बेटा नॉमिनी बन सकता है या तो मेंबर बन सकता है। समझ आया कि नहीं आया? तो फिर से बोलता हूं, हु कैन बिकम मेंबर? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज, एंड एटलीस्ट स्टे इन इंडिया 120 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ आया कि नहीं आया? ये मेन कंडीशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके अभी भी अराइज होने बाकी हैं। ओके ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब मेन बात यहां पर ये आता है कि क्या एक पर्सन है वो एक से ज्यादा ओपीसी बना सकता है? आंसर इज नो। ना तो एक पर्सन बेटा एक से ज्यादा ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ओके, तो यहां पास लिखिए, नो पर्सन कैन बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। समझ आया कि नहीं आया? कोई पर्सन बेटा एक कोई पर्सन एक ओपीसी का ना तो मेंबर बन सकता है एक से ज्यादा, ना तो नॉमिनी बन सकता है। मतलब बोलने का मतलब ये कि जैसे कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, एक ओपीसी है, ए ओपीसी, ओके, ये प्राइवेट लिमिटेड होता है, इसका मेंबर हो सकता है और साथ ही साथ कोई और जगह नॉमिनी भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? मतलब एक पर्सन के पास अधिकार है एक ओपीसी का मेंबर का और एक ओपीसी का नॉमिनी का, उससे ज्यादा ये कहीं और नहीं बन सकता। क्लियर है कि नहीं? आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये बोलता है कि कोई अगर पर्सन माइनर है तो क्या बेटा वो आप लोग का मेंबर बन सकता है? आंसर इज नो। जो बेटा आप लोग का माइनर है, माइनर कौन होता है बेटा? एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो आप लोग का डिफाइन किया गया है, ना तो वो बेटा मेंबर बन सकता है ना तो वो नॉमिनी बन सकता है। समझ आया कि नहीं आया? माइनर के पास बेटा ये राइट्स नहीं होते। क्लियर है कि नहीं? अब देखिएगा, अब
जो 1% कंपनी है बेटा वो आगे जाके सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? जो बेटा 1% कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ना तो उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेट भी हो सकता है। अगर आप कुछ भी कंट्रावेंस करते हो बेटा आपको एक प्रिस्क्राइब अमाउंट की पेनाल्टी लगेगी। और अमाउंट क्या होता है बेटा आप लोग का 10,000 मैक्सिमम तक चल देता है, ठीक है, और 1,000 फॉर द एवरीडे। समझ आया कि नहीं आया? ये आप लोग का पेनाल्टी होता है। इतने से ही खत्म नहीं होता भैया, ये तो एक बेसिक सा चीज है। अब कुछ सीएस एग्जीक्यूटिव में अलग से दिया गया है बेटा कि और क्या क्या अदर पॉइंट्स होते हैं ओपीसी को, उसमें तुम लोगों को क्लियरली समझना पड़ेगा। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोग का अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1% के लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब मैं यहां तुम लोग को लिखाता हूं कि अदर इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ये है बेटा, ओपीसी को फर्स्ट टाइम किसने इनकॉर्पोरेट किया था बेटा? 2005 में एक कमिटी थी बेटा जिसको बोलते हैं जे ईरानी कमिटी। उसने इसको फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट मतलब बताया था कि ऐसा हम लोग करेंगे, समझ, रिकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ द ओपीसी के लिए। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट कंपलसरी फॉर ओपीसी। समझ आया कि नहीं आया? बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट को अटैच करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1% कंपनी के लिए ये बेटा नेसेसरी नहीं होता। समझ आया कि नहीं आया? ओके, दूसरा थर्ड पॉइंट ये बोलता है जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, ओके, आपको पता होगा कि बेटा हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। जो एनुअल रिटर्न है बेटा फाइल होगा वो साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी। कौन साइन करेगा उसको? कंपनी सेक्रेटरी। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बेटा इस केस में कौन साइन करेगा? अ डायरेक्टर, कोई एक डायरेक्टर उसमें साइन करेगा। क्लियर है कि नहीं? ये बेटा ओपीसी का एक अलग से पॉइंट है। क्लियर है कि नहीं? ये ना पॉइंट नंबर थर्ड। अब पॉइंट नंबर 4 ध्यान समझिएगा। अगर बेटा कोई भी जनरल मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग क्या होता है बेटा? जिसको मेंबर्स की मीटिंग बोली जाती है। अगर कोई भी जनरल मीटिंग होता है तो बेटा उसके मीटिंग्स को तुम लोग को फाइल करना, पहले मीटिंग करो, नोटिस भेजो, एजेंडा में लिखो, मिनट्स बुक में लिखो, सब चीज करो, फिर आरओसी के फाइल करो, सो ये सब चीज होता है। लेकिन अगर कोई जनरल मीटिंग ओपीसी अगर हेल्ड कर रहा है, ठीक है, चाहे उस एनुअल जनरल मीटिंग में चाहे रिजोल्यूशन ओवर पास हो चाहे एसआर पास हो, फिर से बोलता हूं 1% कंपनी अगर जनरल मीटिंग हेल्ड करता है बेटा उसमें अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो चाहे उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो, अगर मिनट्स बुक में आप लोग का मिनट्स बुक में अगर उसके कंटेंट को लिख दिया जाता है, ठीक है, समझ आए कि नहीं आए? मिनट्स बुक में उसके कंटेंट को लिख दिया जाता है बेटा और साथ ही साथ वो डेटेड एंड साइन होता है बेटा बाय मेंबर, तो मान लिया जाएगा डीम्ड कंप्लाई विद द प्रोविजन। समझ आया कि नहीं आया? डीम्ड कंप्लाई विद द प्रोविजन, ऐसा मान लिया जाएगा कि ओपीसी ने बेटा प्रोविजन का कंप्लाई कर लिया है। समझ आएगा? फिर से बोलता हूं, अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग होता है बेटा जिसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, तो अगर कंपनी ने मिनट्स बुक में पूरे बेटा कंक्लूजन को लिख लिया जो मैटर्स हुआ है और वो डेटेड साइन होता है मेंबर के द्वारा, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है बेटा उसने कंप्लाई कर लिए। समझ आएगी ना? सेम वही केस आप लोग का अप्लाई होता है बेटा, ध्यान समझिएगा। अगर वही फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई बोर्ड मीटिंग होता है और सिर्फ ओनली वन डायरेक्टर है, कोई बोर्ड मीटिंग होता है और उस ओपीसी में बेटा आप लोग का सिर्फ एक डायरेक्टर है, वही सेम केस। अगर मिनट्स बुक में पूरे कंटेंट लिखा जाते हैं और साथ ही साथ मिनट बुक को बेटा डेटेड एंड साइन किया जाता है, ओके, बाय, ध्यान समझिएगा, उस डायरेक्टर से, तो उस केस में बेटा मान लिया जाएगा कि आपका प्रोविजन डीम कंप्लाई हो गया है। समझ आया कि नहीं आया? बेटा इस केस में यह मान लिया जाएगा कि 1% कंपनी ने पूरे बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन को कंप्लाई कर लिया है। समझ आया कि नहीं आया बेटा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का ये बोलता है, ओके, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का 1% कंपनी में ये बोलता है बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटा अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ आएगी ना? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूव करने से पहले डायरेक्टर अप्रूव करेगा ताकि वो ऑडिटर के पास जा सके। ध्यान समझिएगा। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है उसको बेटा
अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ आए कि नहीं? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे मतलब कौन साइन करेगा उसको? डायरेक्टर साइन करेगा। क्लियर है कि नहीं? अब डायरेक्टर उसको साइन करेगा किस लिए? ताकि वो सबमिट हो सके बेटा ऑडिटर के पास। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? ये बेटा एक और अलग से स्पेशल पॉइंट है आप लोग का 1% कंपनी। अब ध्यान समझिएगा, अब जो 1% कंपनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल करेगा? क्लियर है कि नहीं? तो इसका क्लॉज ये है कि 1% कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा बेटा विद इन आप लोग का है विद इन 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। विद इन 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझ आया कि नहीं आया? 180 दिन के अंदर क्लोज होने के बेटा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? ये अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा 1% कंपनी के लिए। ओके, अब जो 1% कंपनी है और या तो आपका स्मॉल कंपनी है या तो आपका डोरमेंट कंपनी है। ओके, मैंने 3 प्रकार की कंपनी का नाम ले दिया। या तो आपका बेटा ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, या तो डोरमेंट कंपनी है। बेटा अगर ये ध्यान समझिएगा, मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं। ओके, और जो 2 मीटिंग कंडक्ट करते हैं बेटा वो होगा हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। मतलब कैलेंडर ईयर के हाफ में होना चाहिए बेटा, और कम से कम इनके बीच का नॉट लेस देन गैप बेटा आप लोग का 90 डेज का होना चाहिए। ओके, गैप कितना होगा बेटा? नॉट लेस देन 90 डेज। तो इस केस में ये मान लिया जाएगा कि ओपीसी, डोरमेंट और स्मॉल कंपनी ने अपने प्रोविजंस को डीम कंप्लाई कर लिए। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? ठीक, ओके। अब यहां हमारा ओपीसी खत्म होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप भी खत्म होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप में आपका कौन कौन से कंपनी आते हैं बेटा? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक, ओके चलिए बेटा अब आप लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अदर टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस अब और अदर टाइप्स के और कौन कौन से कंपनियां होती है। क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका अदर टाइप्स कंपनी और कौन कौन सी होती है। ओके, जरा लिखते चलते हैं। ओके, अब आप लोग का बेटा आता है अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। और कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं सर? इतना तो हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ओके, ठीक, पहला आप लोग का होता है जो कि बेटा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपनी है। ओके, पहला है आप लोग का सेक्शन 8 कंपनी। ओके, पहला क्या आप लोग का? सेक्शन 8 कंपनी। ओके, दूसरा आप लोग के लिए बेटा स्मॉल कंपनी। ओके, तीसरा आप लोग के लिए है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी। ओके, थर्ड आप लोग के लिए है बेटा प्रोड्यूसर कंपनी। फोर्थ आपका है फॉरेन कंपनी। एंड लास्ट वन इज योर निधि कंपनी। अब निधि कंपनी कुछ ज्यादा ही बड़ा है बेटा आपके सिलेबस में। ओके, तो इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो फिर से बोलता हूं बेटा, पहले कंपनी का आपका नाम है सेक्शन 8 कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, चौथा प्रोड्यूसर कंपनी, पांचवा फॉरेन कंपनी। समझ आया कि नहीं आया? अब इस कंपनी को एक बार हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूं सेक्शन 8 कंपनी से। अब सेक्शन 8 कंपनी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। जो सेक्शन 8 कंपनी है बेटा उसको चैरिटेबल कंपनी, एनपीओ, एनजीओ बहुत प्रकार का नाम दिया जाता है। समझ आया कि नहीं? तो मैं एक चीज बताऊं, सेक्शन 8 कंपनी कोई और नाम नहीं बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ तुम सेक्शन 8 ही बोलते हो। समझ आया कि नहीं? लेकिन अब देखो सेक्शन 8 कंपनी होता क्या है। अब जो सेक्शन 8 कंपनी है बेटा, इसको अगर कोई भी कंपनी एक्ट में किसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी बनना है तो बेटा इसको रिक्वायर्ड रहेगा स्पेशल लाइसेंस। समझ आया कि नहीं? क्या रिक्वायर्ड रहेगा? इसको स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा, और ये लाइसेंस देगा बेटा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको स्पेशल लाइसेंस दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। समझ आया कि नहीं? अब देखो कोई भी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं, उसके लिए बेटा आप लोग का 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। समझ आया कि नहीं? कितने कंडीशन बेटा?
3 इंपॉर्टेंट कंडीशन फुलफिल आपके होने चाहिए, तभी आप बोलोगे कि सेक्शन 8 कंपनी है। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा। अब कंडीशन क्या क्या होता है। कंडीशन नंबर 1 कि जो सेक्शन 8 कंपनी है वो बेटा आपका फॉर्म होगा। ओके, फॉर्म होगा प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। जो सेक्शन 8 कंपनी है, सबसे पहला कंडीशन है कि बेटा फॉर्म्ड होगा बेटा प्रमोशन ऑफ द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। अब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के प्रमोशन मतलब किस किस चीज के लिए हो सकता है बेटा, आपका आर्ट हो सकता है, साइंस हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कॉमर्स और एक्सेट्रा, स्पोर्ट और कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन, आप जो चाहे लिख सकते हो। समझ आया कि नहीं। तो पहला कंडीशन ये होता है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है बेटा फॉर्म्ड होगा फॉर द प्रमोशन ऑफ द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, आर्ट, साइंस, कल्चर, कुछ भी हो सकता है। समझ आया कि नहीं। दूसरा कंडीशन ये बोलता है, प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है, प्रोहिबिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, डिविडेंड टू इट्स मेंबर। मतलब सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकती। इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सेक्शन 8 कंपनी बेटा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए है, तो क्या पैसा कमाएगी क्या? आंसर इज नो। बेटा उसको पैसा कमाना ही नहीं है, और कमा भी लिया गलती से तो बेटा उसको अपने मेंबर्स को डिविडेंड भी नहीं देना है। समझ आएगी। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये बोलती है, अगर कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अप्लाई ओनली टू इट्स ऑब्जेक्ट। समझ आए कि नहीं आए। तो बेटा जो उसका प्रॉफिट आएगा सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा जो सेक्शन 8 कंपनी के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए जो सेक्शन 8 कंपनी है बेटा उसमें आप लोग का नेम क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता। अब नेम क्लॉज क्या होता है बेटा, हर नाम के आगे, हर कंपनी के नाम के आगे या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड वर्ड लगाना होता है, बट नॉट इन केस ऑफ। गवर्नमेंट ने छूट दिया बेटा, चाहे तो सेक्शन 8 कंपनी बिना प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के इनकॉर्पोरेट हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया। ओके, अब ध्यान समझिएगा। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लाइसेंस को रिवोक कर सकता है? ध्यान समझिएगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है? तो बेटा मैं आप लोग को स्टार्ट करने वाला टॉपिक जिसको बोला जाता है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। क्या बोला जाता है इसको? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक कर सकता है क्या? द आंसर इज यस। तो इसका आंसर क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बेटा लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई इच्छा है उसके ऊपर, वो चाहे तो करेगा, जरूरी नहीं कि हर बार वो लाइसेंस को रिवोक ही करेगा। क्लियर है। अब देखो अगर कुछ 4 रीजन ऐसी मेंटेन है बेटा सेक्शन 8 कंपनी के डेफिनेशन में, मतलब उसके सेक्शन में 4 कारण हो सकते हैं जिसके कारण बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। देखो कारण नंबर सबसे पहले ये होता है कि अगर एक मिनट मैं आपको बताता हूं। कारण नंबर 1 क्या होता है आप लोग का, अगर कोई भी कंट्रावेंस करता है बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन। मतलब आप लोग का बेटा 3 सेक्शन है, मतलब 3 आपके मेन कंडीशन है। पहला ये बोलता है कि प्रमोशन फॉर द क्या होता है बेटा, प्रमोशन फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर उसका आप क्या करते हो बेटा, कंट्रावेंस करते हो, या तो प्रोहिबिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स डिविडेंड होता है, या तो कुछ भी हो सकता है। समझे, अप्लाई प्रॉफिट्स इन ऑब्जेक्ट ओनली। अगर ये कंट्रावेंस करते हो तो आप लोग का रिवोक हो सकता है लाइसेंस। तो केस नंबर 1 आपका ये होता है, तो ध्यान समझिएगा। कंट्रावेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन। अब बेटा इस सेक्शन क्या चीज रिक्वायर्ड करता हूं आप लोग का? 3 बातें। अगर 3 बातें जो रिक्वायर्ड है बेटा, अगर उसमें आप कंट्रावेंस करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा आप लोग का लाइसेंस छीन सकता है। समझ आया कि नहीं। या तो बेटा आपके कंपनी के जो अफेयर्स हैं, ओके, अफेयर्स मतलब जो काम हो रहे हैं बेटा वो आप लोग का कंडक्ट हो रहा है फ्रॉडेंटली। समझ आया कि नहीं आया। अफेयर्स आर कंडक्टेड फ्रॉडेंटली।
अगर आप फ्रॉडलेंटली तरीके से अगर काम करते हो बेटा, तो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है। समझ आया कि नहीं आया? या तो बेटा वो कंपनी ऑब्जेक्ट को वायलेट करती है। समझ आया कि नहीं आया? वायलेट द ऑब्जेक्ट मतलब अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो बेटा जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा हुआ है बेटा, आप उसका उल्लंघन कर रहे हो। समझ आया कि नहीं आया? तो वॉलेटिव एक्टिविटी हो बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करके लिखता हूं आप लोग का, अच्छे वर्ड्स में लिख देते हैं इसको। वॉलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट का बेटा अगर वॉयलेशन करते हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बेटा आप लोग का लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। तीसरा केस हुआ। अब चौथा केस क्या बोलता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि वो पब्लिक के हित में है, अगर पब्लिक के हित में है बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करके रहता है, तो क्या बोलते हैं? प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। प्री जुडिशियल प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा चार बातें लगती है तो लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर बेटा वो कंपनी कंट्रावेंस करता है कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन, जो तीन बातें लिखी हुई थी, या तो अफेयर्स उस कंपनी कंडक्ट होते हैं बेटा फ्रॉडलेंटली, या तो वायलेट करता है ऑब्जेक्ट को, या तो प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, तो उस केस में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? अब देखो बात आता है कि रिवोकेशन के बाद अब क्या होने वाला है। रिवोक करने के बाद भाई कुछ ना कुछ तो चेंज होने वाला है। तो आफ्टर रिवोकेशन, जिस दिन लाइसेंस आप लोग का रिवोक हो जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर दिया सेक्शन 8 कंपनी का, तो बेटा उस केस में जो आरओसी है उस कंपनी के नेम के आगे चाहे तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड एज द केस में भी वर्ड लगाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो छूट दिया गया था नेम क्लॉज सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के लिए दिया जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी का अगर लाइसेंस छिना गया बेटा नॉर्मल कंपनी बन जाएगी, तो रिवोक होने के बाद आरओसी बेटा नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाएगा। समझ आए कि नहीं आया? ठीक। अब उसके बाद क्या बोलता है? अगर आपको लाइसेंस को अगर रिवोक करना है तो बेटा उससे पहले आपको सामने वाले को ओबीएच, अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, मतलब सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। उनसे आप बिना सुने उनका आप लाइसेंस रिवोक नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भाई अपना शटर बंद कर दो, ये भी बोल सकता है, और ये भी बोल सकता है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ अमलगमेट हो जाओ। समझ आए कि नहीं आया? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ कुछ ऑर्डर दे सकता है। ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर दे सकता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, दो प्रकार का। या तो वो बोलेगा अमलगमेट विथ अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। समझ आया कि नहीं आया? ये बोलेगा कि आप अमलगमेट हो जाइए ऐसी कंपनी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। ओके, या तो लास्ट ऑप्शन ये बोलता है कि बेटा आप वाइंड अप हो जाओ। समझ आया कि नहीं आया? वाइंड अप, वाइंड अप मतलब शटर बंद करो और घर जाओ। बेटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरीके की बात बोल सकता है, या तो आप अमलगमेट हो जाइए, क्या बोलता है बेटा? आप तो अमलगमेट हो जाते अनदर कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्ट है, या तो आप वाइंड अप हो जाइए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा दो प्रकार का आप लोग का क्या बोलते हैं बेटा, ये दो प्रकार का आप लोग का ऑर्डर दे सकता है। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बोला जाता है, जैसे कि जनरल मीटिंग के लिए जो नोटिस दिया जाता है बेटा वो जनरली 21 दिन के लिए होता है, तो बेटा यहाँ 14 दिन का होता है, एंड सो ऑन। छोटी मोटी बातें आगे जाके आप लोग का कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है क्या पार्टनरशिप मेंबर बन सकता है सेक्शन 8 कंपनी का? आंसर इज यस, पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर है कि नहीं? तो चलो बेटा हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ आगे चलते हैं आप लोग का। ठीक है, अब अगले कंपनी का आपका नाम क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, अब आपके अगले कंपनी का नाम है छोटा कंपनी, जिसको प्यार से बोला जाता है बेटा स्मॉल कंपनी। ओके, स्मॉल कंपनी एकदम छोटा सा डेफिनेशन है, इसको पहले तुम लोग क्लियरली समझ लो। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर स्मॉल कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? तो देखिए स्मॉल कंपनी बेटा आप लोग का डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है। अब ध्यान दीजिएगा स्मॉल कंपनी मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपनी मीन्स
अदर देन पब्लिक कंपनी। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक पब्लिक कंपनी आपका स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। उसी का स्टार्टिंग लाइन लिखा हुआ है, स्मॉल कंपनी मींस अदर देन पब्लिक कंपनी। वो बेटा पब्लिक कंपनी तो नहीं होनी चाहिए। इतना समझ आया कि नहीं आया? बट उसका, उस कंपनी का दो केस, पहला पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन या तो नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़। समझ आए कि नहीं आए? ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल बेटा 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या तो जिस कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिसको बोलते हैं बेटा टर्नओवर इज नॉट मोर देन 40 करोड़। तो बेटा वो आप लोग के लिए स्मॉल कंपनी बनेगी। समझ आया कि नहीं आया? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तीन ऐसी प्रकार की कंपनी है बेटा जो कभी भी आपकी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ओके, तो ये प्रोविजो में दिया गया है कि फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट स्मॉल कंपनी। मतलब कुछ भी प्रकार की कंपनी है बेटा जो आपकी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिएगा, आपका केस नंबर 1 क्या आता है? ओके, सबसे पहला आपका आता है बेटा सेक्शन 8 कंपनी। ओके, जो आप लोग का सेक्शन 8 कंपनी है, कभी भी आप लोग का स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। ओके, दूसरा आपका होता है ऐसी कंपनी जो या तो होल्डिंग कंपनी है या तो सब्सिडियरी कंपनी है। अब जो बेटा होल्डिंग कंपनी है, मतलब वो किसी कंपनी को होल्ड करके रखी है, वो कैसे छोटी कंपनी हो सकती है? समझ आया कि नहीं? मतलब बोलने का मतलब ये, ऐसी कंपनी से टर्नओवर भले 40 करोड़ से कम क्यों ना हो, पेड अप शेयर 4 करोड़ से क्यों ना कम हो, बेटा वो कभी भी आपका स्मॉल कंपनी नहीं होने वाला। क्लियर है कि नहीं? सेक्शन 8 कंपनी हो गया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी हो गया, और लास्ट ऐसी कंपनी बेटा जो इनकॉर्पोरेट हुई है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। समझ आया कि नहीं? ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कभी भी आप लोग का स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। तो ये बेटा आप लोग का स्लाइटली डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी का। क्लियर है कि नहीं? तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके। अब मैं आप लोग का बात करता हूं बेटा और अलग अदर टाइप की कंपनी का, जिसका नाम है बेटा आप लोग का गवर्नमेंट कंपनी। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है? नाम से है भाई गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट का तो स्टेक इसमें बनता है। समझ आए कि नहीं आए? तो जो बेटा जो गवर्नमेंट कंपनी है आप लोग का डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। एकदम इजी सा है, ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है बेटा जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों साथ मिलके या तो पार्टली बेटा होल्ड करते हैं, वही आप लोग का गवर्नमेंट कंपनी होता है। ध्यान समझिएगा, government company means a company in which not less than 51% of paid up capital is held by, या तो बेटा उसको हेल्ड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। समझ आए कि नहीं आए? या तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर सकता है या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों साथ में मिलके बेटा 51% या जिससे ज्यादा होल्ड करेंगे बेटा, वो आप लोग का गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, द सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है तो बेटा वो भी आप लोग का गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। समझ आया कि नहीं? ये डेफिनेशन होता है बेटा आप लोग का गवर्नमेंट कंपनी का। सब अभी छोटा छोटा डेफिनेशन है, उतना बड़ा बड़ा नहीं है। ओके, अब आगे स्टार्ट करते हैं बेटा आप लोग का फॉरेन कंपनी। ओके, चलिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेटा आप लोग का फॉरेन कंपनी।
अब क्वेश्चन ही आता है कि फॉरेन कंपनी बोलते किसको है, मतलब नाम से समझ आ रहा है सर ऐसा कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड तो नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो फॉरेन कंपनी आप लोग का डिफाइन है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 42 में आप लोग का फॉरेन कंपनी डिफाइंड है। अब देखो फॉरेन कंपनी मतलब एक्चुअल में होता क्या है। ओके देखिए फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान समझिएगा क्या लिखे यहां पर, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो बेटा रजिस्टर्ड है या तो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। समझ आया कि नहीं आया? फिर से बोलता हूं, ऐसी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट बेटा जो इनकॉर्पोरेट हुई है आप लोग के आउटसाइड इंडिया में, ठीक है। लेकिन उसका दो कंडीशन ये होना चाहिए कि सबसे पहला जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। ओके जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो एजेंट के थ्रू हो। ओके समझ आया कि नहीं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होना चाहिए बेटा? इंडिया में, चाहे वो खुद से हो चाहे वो एजेंट से हो। ओके एजेंट से हो या तो इटसेल्फ चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो। समझ आया कि नहीं आया बेटा? तो ये बेटा पहला कंडीशन। फिर से बोलता हूं, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इन विच इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और विच हैज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर थ्रू इट्स एजेंट इटसेल्फ और इलेक्ट्रॉनिक। और बेटा साथ ही साथ उस कंपनी को बेटा इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करना पड़ेगा। कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तभी वो कंपनी आप लोग का फॉरेन कंपनी कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये अच्छा छोटा सा डेफिनेशन हो गया, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा बेटा ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गया सीएसडी फाउंडेशन लेवल के लिए। लेकिन अब बात आता है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉरेन कंपनी के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी इंडिया में आया भाई, आरओसी को पता ही नहीं तो मजा ही क्या आएगा। मतलब आरओसी को तो बताना ही पड़ेगा, मतलब 30 दिन के अंदर आरओसी को बेटा उस कंपनी का एमओए और एओए फाइल करना पड़ेगा, वो भी इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि भाई वो दूसरे कंट्री का है, स्पेनिश का है भाई, फ्रांस का है, वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमको कैसे समझ आएगा? हमारे आरओसी कैसे समझेगा? ले देख इंग्लिश आता है तो इंग्लिश समझेंगे हम लोग। समझ आया कि नहीं है उस चीज को? तो हम लोग को इंग्लिश में चाहिए आपका एमओए और एओए, फुल एड्रेस चाहिए हमारे रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, डायरेक्टर सेक्रेटरी का लिस्ट चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आप लोग के पॉइंट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? तो चलो बेटा आप लोग का अदर पॉइंट्स को भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ओके जरा ध्यान से समझिएगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? विद इन 30 डेज फॉर्म। ओके विद इन 30 डेज, अब जिस दिन बेटा वो इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना लेगा, विद इन 30 डेज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीओबी इन इंडिया। तो जिस दिन उसने इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना लिया बेटा, तो मान लोगे तुम लोग की फॉरेन कंपनी होगी हमारे लिए, चाहे वो रजिस्टर 10 साल पहले क्यों ना, हमको उससे मतलब नहीं है भाई। तुम बाहर रजिस्टर्ड थे फ्रांस में, सिंगापुर में, हमको क्या करना है? जिस दिन तुम इंडिया में बेटा काम करना चालू करोगे तब हमको तकलीफ होने वाला है ना। हमको तो पता होना चाहिए कि कंपनियां क्या काम कर रही है। तो जिस 30 दिन के अंदर जहां पीओबी आप इंडिया बनाओगे बेटा, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या क्या चीज फाइल करना पड़ेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1, आपको एमओए और एओए इंग्लिश में फाइल करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? एओए और एमओए आपको इंग्लिश में फाइल करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आप लोग को फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आप लोग का रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, चाहे वो यहां हो चाहे वो फॉरेन बाहर हो भाई, उसको आप लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग को देना पड़ेगा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी। समझ आए कि नहीं आए? डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी का लिस्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। किसको सबमिट करोगे बेटा? आरओसी। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब ध्यान समझिएगा,
अब है तो फॉरेन कंपनी, अब इसमें इंडिया वाले किसी पर्सन का नाम चाहिए कि ना, आंसर इज यस। तो इसको बोलते हैं बेटा नेम ऑफ आरओआई, मतलब किसी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई पर्सन अगर आरओआई बेटा उसका नाम चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उसका एड्रेस भी चाहिए, ताकि कुछ भी अगर फर्दर कम्युनिकेशन हो सके तो बेटा हम उससे कम्युनिकेट कर सके। समझ आया कि नहीं आया? तो एक और कंडीशन होती है, क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, इतना ही फुलफिल नहीं है। अब देखिए, अब आप लोग को साथ ही साथ इसके आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ऑफिस है बेटा जो आप लोग का डीम्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। मतलब बोलने का मतलब ये है, एड्रेस ऑफ डीम्ड पीओबी, जो आप लोग का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे हिसाब से बेटा उसका एड्रेस चाहिए। साथ ही साथ पर्टिकुलर्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स मतलब अगर आपने पहले कोई ब्रांच ओपन किया था, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ब्रांच, ओके, उसका आपको पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल, मतलब आप इंडिया में इससे पहले कुछ ब्रांच ओपन किए थे या तो क्लोज किए हो बेटा, उसका पूरा डिटेल आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? और ये भी बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि दैट नो डायरेक्टर और नो मेंबर्स एंड कन्विक्टेड फॉर डिबार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको यह बोला जाता है, वो कंपनी एक डिक्लेरेशन देगी, डिक्लेरेशन देगी कि वहां के कोई भी जो डायरेक्टर हैं वो डिबार्ड नहीं है, ओके, डिबार्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने के लिए डिबार्ड नहीं होना चाहिए बेटा, आप लोग का अदर कंडीशन होता है। लेकिन अभी देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 1 ही खत्म हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का क्या बोलता है, अगर फॉरेन कंपनी बन गया इंडिया में, तो बेटा अगर वो वाइंड अप होता है तो बेटा ऐसे वाइंड अप होगा जैसे कि अनरजिस्टर्ड कंपनी होता है। समझ आया कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट ये बोलता है, फॉरेन कंपनी आप लोग का वाउंड अप होगा अगर वो काम नहीं करता है तो सेम एज अनरजिस्टर्ड कंपनी। तो जैसे आप लोग का अनरजिस्टर्ड कंपनी बेटा वाइंड अप होता है, उस हिसाब से आप लोग को फॉरेन कंपनी को भी वाइंड अप करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिए कि इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जहां पर कम ना नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप कैपिटल, ध्यान समझिएगा, 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ध्यान समझिएगा, मतलब एक कंपनी है फॉरेन की, लेकिन उसका 50% मतलब मिनिमम 50% इंडिया वाले होल्ड करते हैं, तो उसको मैं फॉरेन कंपनी बोल दूं क्या? आंसर इज नो। क्यों मैं फॉरेन कंपनी बोलूंगा? ये तो इनडायरेक्टली इंडिया वाले ही होल्ड कर रहे हैं ना। तो बेटा इस केस में इस तरीके से उसमें पॉलिसी लगेगा जैसे कि वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है, वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। अब दो तरीके से बेटा इसको आप हेल्ड कर सकते हो, ओके। पॉइंट नंबर 1 आपका ये बोलता है, या तो हेल्ड बाय, एक मिनट रुकिएगा, हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन, मतलब एक और उससे ज्यादा सिटीजन के द्वारा, या तो और वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक या ज्यादा उससे बॉडी कॉर्पोरेट से अगर होल्ड होता है। तो इस केस में बेटा प्रोविजन ऐसे अप्लाई होंगे, ध्यान समझिएगा, प्रोविजन विल अप्लाई एज कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। समझ आया कि नहीं? कैसे? ऐसे माना जाएगा कि कंपनी बेटा आप लोग का इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? देखो यहां तक खत्म है, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग कवर करते हैं, ओके। अब एक चीज समझिएगा, मैं आप लोग को यहां लिखता हूं आगे के पॉइंट्स को,
ओके, अब ध्यान समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब ये आप फॉरेन कंपनी बन गया तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि इनको बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर तो हमारे यहाँ होता है ना, बाहर थोड़ी ना होता है। तो आप लोग का फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि फॉरेन कंपनी shall prepare बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एवरी कैलेंडर ईयर। समझ आया कि नहीं आया? कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनाएगा और साथ ही साथ उसको सबमिट करेगा बेटा आरओसी को, रजिस्टर ऑफ द कंपनी को सबमिट करेगा। क्लियर है कि नहीं? ये फोर्थ पॉइंट बोलता है आप लोग का। अब ध्यान समझिएगा, कुछ कुछ ऐसे सेक्शन है बेटा जो आपके मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होते हैं। अब देखो, मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होना मतलब क्या होता है बेटा? सेम विद नेसेसरी चेंजेस। अब जैसे कि अभी फॉरेन कंपनी है, मैं बोलता हूं कि एनुअल रिटर्न को फाइल करना है कि नहीं, आंसर इज यस बेटा। डिवेंचर हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस हो गया, या तो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये सब जो है ना बेटा सेम अप्लाई होता है, अलग से इनके लिए लॉ नहीं बना हुआ है। तो उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, ध्यान समझिएगा, मुटेटिस मुटेंडिस। ये बेटा एक लैटिन वर्ड है, क्या बोलते हैं उसको? मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई। ओके, मैं आप लोग को इसका इस वर्ड का मीनिंग भी बता देता हूं। उसको बोला जाता है बेटा सेम विथ नेसेसरी चेंजेस। समझ आए कि नहीं? ये मुटेंडिस। अब देखो कौन कौन से आप लोग के सेक्शन है, चैप्टर है जो बेटा आप लोग का मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होता है। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहला आप लोग का है बेटा सेक्शन 92, जो है बेटा आप लोग का एनुअल रिटर्न। पहला क्या बोलते हैं आप लोग? सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न। फिर आपका आता है बेटा सेक्शन 71 जो आप लोग का बोलता है डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर भी आप लोग का मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होता है। फिर सेक्शन 128 वो होता है बेटा आप लोग के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट। ये भी आप लोग का मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होता है। ओके, फिर देन आफ्टर दैट फोर्थ वन आप लोग का आता है बेटा जिसको बोलते हैं बेटा चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो आप लोग का बोलता है बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ये भी सेम आप लोग का फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, अब लास्ट वन आप लोग का बोलता है बेटा चैप्टर 14। चैप्टर 14 आप लोग का प्यार से बोलते हैं बेटा I3। अब I3 मतलब आप लोग का क्या होता है, ध्यान समझिएगा। I3 इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। एक होता है बेटा आप लोग का इन्वेस्टिगेशन, दूसरा आप लोग का होता है इंक्वायरी, और एक आप लोग का होता है बेटा इंस्पेक्शन। ये आप लोग का I3 होता है। तो बेटा इतने प्रकार के आप लोग के प्रोविजन दिए हुए हैं। और कुछ चीज बताता हूं, जैसे कि अगर कुछ शेयर ट्रांसफर ऑफिस है और रजिस्टर्ड ऑफिस है बेटा, उसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलोगे आप लोग। समझ आए कि नहीं? और सिर्फ प्रॉपर्टी होल्ड करने से ये नहीं माना जाएगा कि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस विल कंस्टिट्यूट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर आपका शेयर ट्रांसफर ऑफिस है या तो बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कंस्टिट्यूट करेगा कि आपका पीओबी इन इंडिया है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका इंडिया में। क्लियर है कि नहीं? फिर लास्ट में बोलता है 7 पॉइंट मेयर होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया does not deem to be
पीओबी इन इंडिया। अगर सिर्फ आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि फॉरेन कंपनी है, ठीक है, बाटा की कंपनी है बेटा, वो आके इंडिया में अगर सिर्फ प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा वो फॉरेन कंपनी हो गई हमारे लिए, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। समझ आए कि नहीं आए? तो ये डेफिनेशन होता है बेटा आप लोग का फॉरेन कंपनी। तो चलो बेटा अब हम कंक्लूड करते हैं आप लोग के। अब लास्ट दो कंपनी और बची हुई बेटा, एक होता है आप लोग का प्रोड्यूसर कंपनी और दूसरा आप लोग का होता है निधि कंपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो चलो बेटा हम लोग सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं कि आपका प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है। अब प्रोड्यूसर कंपनी मतलब ध्यान समझिएगा, नाम से समझ आ रहा है मतलब कुछ प्रोड्यूस करती है या समथिंग है, थोड़ा ध्यान समझना। ये कंपनी इसलिए लाया गया था बेटा ताकि सपोर्ट कर सके आप लोग फार्मर्स को, मतलब कंपनी से इसको इसलिए लाया गया क्योंकि फार्मर को सपोर्ट मिल सके। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना, फार्मर के पास ना नॉलेज नहीं होता, तो प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलेंगे, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने सेल्फ एड बेनिफिट के लिए। समझ आए कि नहीं आया? तो होता है आप लोग के लिए प्रोड्यूसर कंपनी। अब देखो जो प्रोड्यूसर कंपनी है बेटा वो आप लोग का डिफाइन है चैप्टर 21A में। समझ आएगी ना? चैप्टर 21A में आप लोग का प्रोड्यूसर कंपनी डिफाइंड है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कंपनी का डेफिनेशन ये होता है, प्रोड्यूसर कंपनी बेटा प्राइमरी डील करेगा प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर और कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव डील करेगा। ओके, तो क्या बोलता है, प्रोड्यूसर कंपनी डील्स विथ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर। ओके, जो अब मेंबर होंगे बेटा उनका जो प्राइमरी प्रोड्यूस होगा उसमें डील करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एंड विथ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। समझ आए कि नहीं आए? और साथ ही साथ आपको स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव में भी काम करना पड़ेगा। अब ये आपका स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आप लोग का डिफाइंड है बेटा सेक्शन 378B में। मतलब स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 378B। थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 378B आखिर में बोलता है। क्लियर है कि नहीं? तो इतना आप लोग का प्रोड्यूसर कंपनी के मोटा मोटा हो गया। अब देखो जो प्रोड्यूसर कंपनी है ना बेटा एक लीगली ऑथराइज बॉडी ऑफ फार्मर है। तो ध्यान समझिएगा, एक और डेफिनेशन आपको क्लियर करता हूं। प्रोड्यूसर कंपनी इज लीगली ऑथराइज्ड बॉडी ऑफ फार्मर। समझ आया कि नहीं आया? जो बेटा आप लोग का प्रोड्यूसर कंपनी है वो आप लोग का लीगली ऑथराइज बॉडी ऑफ फार्मर है। समझ आया कि नहीं आया? अब इसका इस प्रोड्यूसर कंपनी का मेन एम होता है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और साथ ही साथ बेटा प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको इनकम भी बोला जाता है, या तो इंश्योर करना बेटा गुड स्टेटस को, इंश्योर गुड स्टेटस। ये मेन प्रोड्यूसर कंपनी का एम होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर सी बात है, ये आप लोग का प्रोड्यूसर कंपनी तो फार्मर्स के लिए मेन बना होता है। समझ आए कि नहीं आए? अब बताता है कि सेक्शन 378B में क्या क्या दिया हुआ। अब देखो 378 में बेटा बहुत सारे आप लोग के काम प्रिस्क्राइब्ड है। समझ आए कि नहीं आए? तो जैसे मैं आप लोग का कुछ कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि रेंडरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। मतलब अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं तो भी इस ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। फिर जनरेशन ट्रांसमिशन और या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। या तो आप जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, या तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर या तो इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो भी आ जाएगा। समझ आए कि नहीं आया? थर्ड, या तो आप रेंडर करते हो बेटा टेक्निकल सर्विस को, रेंडरिंग टेक्निकल
टेक्निकल सर्विसेज और सो ऑन, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मशीन का, या तो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन का, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ बेटा आप लोग का, या तो आप प्रोवाइड करते हो एजुकेशन का। तो आप लोग को 3 से 4 इस सेक्शन 378 बी का याद रखना बेटा, ये सब इसका ऑब्जेक्ट होता है। समझ आए कि नहीं? जैसे अब एक वेलफेयर मेजर भी हो सकता है, प्रमोटिंग टेक्निक्स भी होता है, बहुत सारी बातें होते हैं। तो प्रोड्यूसर कंपनी का ये आप लोग का स्लाइटली डेफिनेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? अब लास्ट हम आप लोग को स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसको बोला जाता है निधि कंपनी। समझ आए कि नहीं आए? ओके ठीक। अब मैं आप लोग को स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, जिसका नाम है निधि कंपनी। ध्यान से समझना बेटा, निधि किसी लड़की का नाम नहीं है ना, ये एक कंपनी है, कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। अब निधि कंपनी कॉन्सेप्ट आया कहां से, होता क्या ना एक्चुअली देखो, अब अब हमारे पास ना खर्च करने की हैबिट कुछ ज्यादा ही है, हम सेविंग नहीं कर पाते। अब लोग ना गांव में क्या करते हैं, पेशी भरते हैं, सहारा, इंडिया, बहुत सारी चीज, चीट फंड तुम टाइप सुनने होगा कि वो लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे को डिपॉजिट करते हैं मंथली, 500 600 जैसे रिकरिंग डिपॉजिट है, और साथ में मिलकर उसको आपस में मिल बांट के उसको यूज कर लेते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी जैसे। वैसे निधि कंपनियां हैं। अब बेटा जो चीट फंड है, या तो जो नॉर्मली है, जो साथ में मिल के गांव वाले कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन कर रहे हैं, वो तो लीगली ऑथराइज बॉडी है नहीं। तो जो कंपनीज एक्ट में बेटा निधि कंपनी को एक अलग से लाया गया, वो इसलिए फॉर्म हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट ये था बेटा कि कल्टीवेट करेगा हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर। मतलब जो खर्च करने की आदत है बेटा, उसको खत्म करेगा और सेविंग बढ़ाएगा। समझ आए कि नहीं आया? तो ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग का निधि कंपनी फॉर्म क्यों हुआ है, ध्यान समझिएगा। इट इज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग habit of thrift and saving among its member। समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये फॉर्म होता है बेटा किस पर्पस के लिए, कल्टीवेट करना हैबिट ऑफ द थ्रिफ्ट और सेविंग अमंग द मेंबर्स के लिए, इसका मेन होता है। समझ आया कि नहीं? और साथ ही साथ इसका बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि बेटा एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को, और लोन देगा सिर्फ और सिर्फ मेंबर को। समझ आया कि नहीं? तो ध्यान समझिएगा। ओके इट्स primary object is to accept deposit and grant loan to its member ओनली। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट और ग्रांट लोन करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को, मेंबर्स को छोड़ के और कहीं नहीं कर सकता। समझ आया कि नहीं आया? तो मेन ये चीज होता है। अब देखो जो आप लोग का निधि कंपनी बेटा कुछ कुछ काम नहीं कर सकता, देखो ध्यान समझना। निधि, जो आप लोग का निधि कंपनी है बेटा, वो कुछ कुछ काम नहीं कर सकता, ध्यान समझिएगा। ओके मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से काम है जो निधि कंपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ओके सबसे पहला आप लोग का होता है बेटा जिसको बोला जाता है चीट फंड। अब जो चीट फंड का काम है बेटा, वो निधि कंपनी ये काम नहीं करेगी चीट फंड का। क्लियर है कि नहीं? फिर एक हायर परचेस मॉडल होता है, हायर परचेस मॉडल का काम निधि कंपनी को नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? ओके फिर थर्ड बोलता है आप लोग का इंश्योरेंस हो गया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर हो जाए चाहे डिबेंचर हो। ओके इंश्योरेंस का काम भी निधि कंपनी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर, ये 4 प्रकार के काम है बेटा, वो निधि कंपनी नहीं कर सकता। समझ आया कि नहीं? एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान समझिएगा। निधि कंपनी बेटा चीट फंड वाली काम
चीट फंड का काम नहीं कर सकता, क्लियर है कि नहीं? ओके, एंड आफ्टर दैट हायर परचेज का भी काम नहीं कर सकता निधि कंपनी, फिर इंश्योरेंस का भी काम नहीं कर सकता, आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर और डिवेंचर ये भी काम नहीं कर सकता, क्लियर है कि नहीं? ओके, इतने प्रकार के काम निधि कंपनी को अलाउ नहीं किए जाते, क्लियर है कि नहीं? अब ये तो हो गया निधि कंपनी का बेसिक डेफिनेशन। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में बहुत लफड़ा है इसका, ठीक है, बहुत बड़ा। अब देखो तुम्हारे जो सिलेबस में सबसे ज्यादा जो दिया गया बेटा निधि कंपनी दिया गया, तो आप लोग स्ट्रांगली इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होता है निधि कंपनी, तो लिखते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ा ध्यान समझिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है निधि कंपनी के। पहला ये बोलता है कि जो निधि कंपनी है बेटा इनकॉर्पोरेट होगा एज अ पब्लिक कंपनी, सो पब्लिक कंपनी बोलोगे, और लास्ट वर्ड में बेटा उसका निधि लिमिटेड लिखाएगा। अगर पब्लिक कंपनी तो लिमिटेड आएगा, इस साथ में निधि लिमिटेड आप लोग का वर्ड लिखाएगा, और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल बेटा इसका 10 लाख रुपए है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि निधि कंपनी will incorporate as पब्लिक कंपनी। समझ आए कि नहीं आए? जो निधि कंपनी है बेटा एज आपका पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। और दूसरा, इसके नेम के लास्ट में लिखाएगा बेटा निधि लिमिटेड। समझ आए कि नहीं? निधि लिमिटेड लगाएगा, और इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा बेटा ₹10 लाख। समझ आया कि नहीं आया? कितना इसका पेड अप शेयर कैपिटल होगा? ₹10 लाख। ये थोड़ा सा एक स्मॉल डेफिनेशन हुआ। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक में जाने से पहले, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग आगे थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहला तुम्हारा पॉइंट बोलता है बेटा शेयर अलॉटमेंट। पहला आप लोग का बोलता है शेयर अलॉटमेंट का पॉइंट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक में कि शेयर अलॉटमेंट का क्लॉज कैसे एप्लीकेबल होगा निधि कंपनी के लिए। सबसे पहले बात यह बोलता है कि जो निधि कंपनी है उसमें जो शेयर रहेगा, सबसे पहले तो बेटा फुल्ली पेड अप रहेगा। समझ आएगी ना? फुल्ली पेड अप शेयर रहेगा जिसका मिनिमम नॉमिनल वैल्यू बेटा आप लोग का ₹10 होना चाहिए। समझ आएगी नहीं आया? ध्यान समझना, फुल्ली पेड अप शेयर होगा बेटा जिसका नॉमिनल वैल्यू कम से कम आप लोग का ₹10 होना चाहिए, और साथ ही साथ नो सर्विस चार्जेस, नो सर्विस चार्जेस ऑन इशू ऑफ शेयर। अब आपको शेयर इशू करने के लिए बेटा कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेना है, जैसे कि अंडर राइटिंग एक्सपेंस हो गया या तो सो ऑन, कोई भी अगर सर्विस चार्जेस होता है वो आप लोग को नहीं लेना है। समझ आए कि नहीं? ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि हर डिपॉजिट होल्डर को मिनिमम 10 इक्विटी शेयर टू ईच डिपॉजिट होल्डर। अब डिपॉजिट होल्डर कौन होंगे बेटा? इनडायरेक्टली यहां पर मेंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो मिनिमम 10 इक्विटी शेयर आप लोग को देना पड़ेगा, मतलब 10 इक्विटी शेयर आया और 10 मिनिमम वैल्यू, मतलब ₹100 का तो एक धन के पास होना चाहिए। समझ में आया क्या? समझ आया कि नहीं आया बच्चा लोग? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा आप लोग का शेयर अलॉटमेंट। फिर आपका पॉइंट बोलता है, पॉइंट नंबर 2 मेंबरशिप के बारे में बोलता है। ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 2 आपका बोलता है रिगार्डिंग मेंबरशिप। अब कौन कौन निधि कंपनी में मेंबर बन सकते हैं? ध्यान समझिएगा। पहले की कौन, देखो जो बॉडी कोऑपरेटिव ट्रस्ट है बेटा वो आप लोग का मेंबर नहीं बन सकता। समझ आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं नॉट टू एडमिट बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट। समझ आया कि नहीं आया? जो बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट है बेटा उसको आपको मेंबर्स के रूप में एडमिट नहीं करना है, और मिनिमम आपको हर समय 200 मेंबर रखने हैं। उसको बोला जाता है बेटा नॉट लेस देन 200 मेंबर्स। हर समय कम से कम बेटा 200 मेंबर तो आपके पास
होने ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब कोई भी माइनर को आपको मेंबर नहीं बनाना है। नो माइनर शेल बी और कैन बी एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ अ निधि कंपनी। छोटा बच्चा इसको नहीं कर सकते, लेकिन क्या माइनर के नाम पे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो? क्लियर आंसर इज नो। लेकिन आप माइनर के नाम से बेटा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, और उसका जो गार्जियन रहेगा बेटा वो खुद मेंबर होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा क्या बोला जाता है। डिपॉजिट में बी accepted in the name of minor if his guardian is member। समझ आया कि नहीं आया? अगर उसका बेटा गार्जियन है जो मेंबर हुआ, तभी उसके नाम से डिपॉजिट लिया जा सकता है। समझ आया कि नहीं आया? ये होगा 4 कंडीशन। और फिफ्थ कंडीशन आप लोग का ये बोलता है कि कोई भी शेयर होल्डर को अपना 50% से ज्यादा एक बार में ट्रांसफर नहीं करना है। तो इसको बोला जाता है नॉट टू ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग। ध्यान समझिएगा, मेंबरशिप का क्या कंडीशन होता है। आपको सबसे पहले आप लोग को एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक ट्रस्ट को बेटा आपको मेंबर नहीं बनाना है निधि कंपनी का। दूसरा क्या बोलता है, मिनिमम आपके पास 200 मेंबर होने ही चाहिए। कोई माइनर आपका मेंबर नहीं बन सकता। डिपॉजिट बेटा चाहे तो मेंबर के नाम से आप ले सकते हो, माइनर के नाम से ले सकते हो, लेकिन अगर आपका जो गार्जियन है वो मेंबर होगा तभी ले सकते हो। और एक टाइम पे बेटा 50% से ज्यादा आप शेयर होल्डिंग आप लोग को ट्रांसफर नहीं करना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो केस नंबर 2 होता है बेटा ये आप लोग का होता है मेंबरशिप का। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा आप लोग का केस नंबर 3 रिगार्डिंग ब्रांचेस। अब क्या होता है, अगर निधि कंपनी को अपना अगर ब्रांचेस ओपन करना है तो, अब ब्रांचेस मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिए। ब्रांच भाई एक एक्सटेंसिव वर्जन है बिजनेस का। तो इनको अगर ब्रांच ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी निधि कंपनी को अगर ब्रांच ओपन करना है तो बेटा अगर उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूसली 3 साल तक अर्न किया तभी उसको ब्रांच ओपन करने दिया जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। ब्रांचेस ओपन करने का अलाउ तभी किया जाएगा बेटा ओनली when profit after tax continuously in 3 preceding year। समझ आया कि नहीं? पिछले 3 सालों में कंटिन्यूअस अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा बेटा तभी आपको ब्रांच ओपन किया जाएगा, ओपन करने दिया जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये हो गया बेटा केस नंबर 1। अब देखो केस नंबर 2 ये होता है कि बेटा आपको जो ब्रांच है वो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट बोल लो और या तो आउटसाइड स्टेट आपको परमिट नहीं किया जाएगा, एक नॉर्मल सेंस में। क्लियर आया कि नहीं आया? ओके, फिर उसके बाद क्या बोलता है, आप एक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 3 ब्रांचेस खोल सकते हो। मैक्सिमम 3 ब्रांचेस इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक जिले में आप 3 ब्रांच से ज्यादा ओपन भी नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया बच्चा लोग? अब एकदम ध्यान समझना, अगर कोई भी ब्रांचेस को अगर जरूरत पड़ रही है कि 3 से ज्यादा अगर मेरे को ओपन करना है या तो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट करना है तो बेटा उस केस में आपको परमिशन लेना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर से, वो भी फॉर्म नंबर NDS 2 में। समझ आया कि नहीं? ओके, ध्यान समझिएगा। टू ओपन मोर देन 3 branches in district और आउटसाइड स्टेट। तो इस केस में बेटा आप लोग परमिशन रीजनल डायरेक्टर से। समझ आया कि नहीं? किससे परमिशन लगेगा आप लोग को? रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लगेगा। और अब मैंने आपको सिखाया बेटा अगर आप रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए एक फॉर्म होता है बेटा NDH 2। तो आप लोग को रीजनल डायरेक्टर से NDH 2 में बेटा आप लोग को परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? फिर एक और कंडीशन ये बोलता है कि आप लोग को बेटा ओपन नहीं करना है ब्रांच अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न अप टू डेट फाइल नहीं हुआ है। समझ आया कि नहीं? इसको बोलते हैं
not to open if annual return or financial statement is not up to डेट फाइल। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न बेटा अप टू डेट अगर फाइल नहीं है तो आपको ओपन करने नहीं दिया जाएगा। ये हो गया बेटा ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेस। अब बात आता है कि अगर मुझे ब्रांच को क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान समझिएगा। अब बात आता है बेटा क्लोजिंग ऑफ द ब्रांच। ओके, इसको बोला जाता है क्लोजर ऑफ द ब्रांच। अब देखो ब्रांच को क्लोज करना मतलब एक चीज समझिएगा भाई, तुम अपने शेयर होल्डर को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो, उनसे पैसा ले लिया, कहीं भागने की तो कोशिश नहीं कर रहा, तो बेटा कंपनी से इस चीज को संभालना पड़ेगा। देखो इसका क्या बोलता है कि जो ब्रांच है बेटा उसको क्लोज नहीं करना है जब तक आपका मामला सेटल नहीं हो जाता कि आप कैसे डिपॉजिट को बेटा पे ऑफ करोगे, ठीक है, और लोन को रिकवर करोगे। और दूसरा बेटा आपको रीजनल डायरेक्टर से एनडीएस 2 में परमिशन लेना पड़ेगा 60 दिन के अंदर। ओके, तो क्या बोलता है यहां पास केस नंबर 1 आप लोग का क्या बोलता है, shall not close unless, इसको क्लोज नहीं करना है जब तक केस नंबर 1, ठीक है, मैटर डिसाइडेड रिगार्डिंग, आपने मैटर डिसाइड किया है कि आप कैसे जाके डिपॉजिट को पे ऑफ करेंगे। वो डिपॉजिट बेटा जो आपने मेंबर्स लिया है उस ब्रांच का, और या तो दूसरा आप कैसे आप जो लोन दिए हो उसको आप रिकवर करोगे। ये मैटर आप लोग का डिसाइड होना चाहिए तभी दिया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा ये बोला जाता है आप लोग का कि आप लोग को परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन बिफोर 60 days फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर। आप लोग को रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा बेटा 60 दिन से पहले। फॉर्म नंबर रहेगा एनडीएच 2 में। एनडीएच 2 में आप लोग को परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप क्लोज करते हो तो। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, इतना कंडीशन नहीं होता। साथ ही साथ देखिए आपको 30 दिन के अंदर बेटा मतलब 30 दिन पहले आप लोग को एडवर्टाइज करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। एक होगा बेटा वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में और एक आप लोग का जनरली होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में। ठीक है, यहाँ पास वर्नेकुलर ही आप लोग काम का है, तो ध्यान समझिएगा। अब आपका केस नंबर 2 क्या बोलता है? ओके, अब आप लोग का केस नंबर 2 ये बोलता है कि उस कंपनी को एडवर्टाइज करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। उस कंपनी को एडवर्टाइज करना पड़ेगा बेटा न्यूज़पेपर में, वो भी वर्नेकुलर। अब देखो वर्नेकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, वर्नेकुलर न्यूज़पेपर, वो भी बेटा प्रायर 30 डेज, मतलब 30 दिन पहले इसको बेटा न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। और इसी न्यूज़पेपर को बेटा उस ब्रांच के बोर्ड में बेटा फिक्स करना पड़ेगा। ये बोलते हैं फिक्सेस अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट इन बोर्ड। कितने दिन के लिए बेटा? 30 डेज के लिए। 30 डेज के लिए आपको बोर्ड में बेटा उस एडवर्टाइजमेंट को अब फिक्स करना पड़ेगा। और अगर आप चेंज करते हो, आप चेंज किए बेटा, अगर आप क्लोज किए हो तो आपको बेटा अपने माई बाप जो है आरओसी को बेटा आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। इंटीमेशन देना पड़ेगा बेटा, वो भी 30 डेज के अंदर। समझ आया कि नहीं आया बच्चा लोग? तो ध्यान समझिएगा, ब्रांच क्लोज करना आसान बात नहीं है। अगर आपको क्लोज करना है बेटा तो मैटर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डिपॉजिट जो आप मेंबर्स से कैसे पे करोगे, लोन को कैसे रिकवर करोगे। समझ आया कि नहीं आया? फिर और क्या बोलता है, परमिशन लेना पड़ेगा आप लोग को रीजनल डायरेक्टर से, वो भी एनडीएस 2 में। क्लियर है कि नहीं? एडवर्टाइज करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में 30 दिन से पहले। कॉपी एक पीस कर दो भाई बोर्ड में, जो बोर्ड कौन सा बोर्ड है बेटा, जो ब्रांच के नोटिस बोर्ड होता है उसमें डाल दो। फिर आरओसी को इंटीमेशन दे दो 30 दिन के अंदर। समझ आया कि नहीं आया? ये आप लोग का मैटर होता है बेटा क्लोजिंग ऑफ द ब्रांच। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब हम बात करते हैं आप लोग का एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ
डिपॉजिट मतलब निधि कंपनी किस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। अब ध्यान समझिएगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट तीन तरीके से कर सकता है। ओके, निधि कंपनी के पास तीन ऑप्शन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का होता है बेटा जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, दूसरा आप लोग का होता है बेटा रिकरिंग डिपॉजिट, और तीसरा आप लोग का होता है सेविंग डिपॉजिट। ये तीन प्रकार का डिपॉजिट होता है बेटा जो निधि कंपनी के पास अवेलेबल है, लेकिन इस कंडीशन कुछ कुछ है, उसको ध्यान समझ लीजिएगा। अब जो फिक्स डिपॉजिट में कंडीशन ये है, मिनिमम आपका 6 मंथ का फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए बेटा, और मैक्सिमम आपका होगा 60 मंथ का। समझ आए कि नहीं आया? मिनिमम 6 महीने का एफडी होगा बेटा, और मैक्सिमम आपका 60 महीने का एफडी होगा। क्लियर है कि नहीं? फिर रिकरिंग डिपॉजिट आप लोग का होता है, रिकरिंग डिपॉजिट मिनिमम आप लोग के लिए होगा बेटा 12 महीना, और मैक्सिमम होगा 60 महीना। मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम आप लोग का होने वाला है 60 महीना। समझ आए कि नहीं? रिकरिंग डिपॉजिट। अब सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट में बेटा आप लोग को मैक्सिमम अमाउंट वो होगा ₹1,00,000। समझ आए कि नहीं आए? 1 लाख रुपए से ज्यादा आप सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? आरओआई बोलते हैं बेटा नेशनलाइज बैंक से 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आए कि नहीं आए? अब जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होगा उसमें जो आरओआई होगा, आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट मोर देन 2% ऑफ नेशनलाइज बैंक। जो आप लोग का नेशनलाइज बैंक देता है बेटा उससे 2% से ज्यादा आप लोग का सेविंग डिपॉजिट का नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो अब इसके बाद जो निधि कंपनी है ना, चाहे तो इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर कर सकता है, लेकिन आरबीआई के लिमिट से मैक्सिमम। समझ आए कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निधि कंपनी में ऑफर हायर इंटरेस्ट अंडर द मैक्सिमम लिमिट। अब देखो बताओ, अब जो निधि कंपनी है बेटा ऑफर कर सकता है आप लोग इंटरेस्ट, लेकिन ध्यान समझना इंटरेस्ट रेट है मतलब बैंक का मामला है बेटा, तो लिमिट कौन प्रिस्क्राइब करेगा? लिमिट एज पर आरबीआई। जो आरबीआई ने लिमिट प्रिस्क्राइब कर दे बेटा उससे ज्यादा आप ऑफर नहीं कर सकते। ये होता है बेटा आप लोग का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं आप लोग का, जिसको बोला जाता है बेटा अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। अब देखो क्या होता है ना, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट सेफ डिपॉजिट है बेटा जो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। ध्यान समझ क्या बोलता है, हर निधि कंपनी को इन्वेस्ट करना है बेटा और कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करना है। फिर से बोलता हूं, हर निधि कंपनी को इन्वेस्ट करना और कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करना है अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में, वो भी शेड्यूल बैंक में, और कम से कम 10% उसको डिपॉजिट करना है। कितना 10%? तो ध्यान समझते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का बोलता है अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। समझ आए कि नहीं क्या बोलते हैं? तो अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। अब हर निधि कंपनी को, ओके, एवरी निधि कंपनी shall invest and continue to invest कहां? इन अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। समझ आया कि नहीं आया? अब हर निधि कंपनी को बेटा डिपॉजिट इन्वेस्ट करना है बेटा और कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करना अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, और ये अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होगा बेटा आपकी स्केड्यूल्ड बैंक में। समझ आया कि नहीं आया? कहां होगा आप लोग का? शेड्यूल्ड बैंक, या तो शेड्यूल बैंक भी इसको बोला जाता है। अब ध्यान समझिएगा कितना, हाउ मच हमको पता चल गया डिपॉजिट करना है कितना। 10% ऑफ द डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग इन लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ, मतलब पिछले 2 महीने का जो लास्ट वर्किंग डे का डिपॉजिट था बेटा उसको हम लोग को करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ लास्ट
वर्किंग डे ऑफ प्रीसीडिंग 2 मंथ। समझ आए कि नहीं? तो पिछले 2 महीने के जो लास्ट वर्किंग डे होगा बेटा, उसका जो 10% है बेटा, आप लोग को क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा। सेकंड प्रीसीडिंग मंथ मतलब पिछला, जैसे कि मैं जून में खड़ा हूं तो मेरे लिए पिछला क्या होगा बेटा? अप्रैल मई जून। यहां पर देखो अप्रैल मई जून हुआ तो मेरे लिए अप्रैल होगा, 2 महीना पहले। समझ आए कि नहीं आया? ठीक। अब ध्यान समझना, क्या इस पैसे को मैं विड्रॉ कर सकता हूं? देखो टेम्पररी पर्पस के लिए मैं विड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन रीजनल डायरेक्टर को बेटा, रीजनल डायरेक्टर से मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक। अब इस जो फंड है बेटा, उसको विड्रॉ करने के लिए कैन विड्रॉ फॉर टेम्पररी पर्पस। टेम्पररी पर्पस के लिए आप इसको चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। जो फॉर्म नंबर है बेटा आप लोग का NDH2। तो फॉर्म आपको याद हो गया होगा कि अगर आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेना है तो बेटा उसके लिए आपको फॉर्म लगेगा NDH2। समझ आया कि नहीं? अभी डिपॉजिट की बात हो गई, अब बात करते हैं बेटा लोन बाय निधि। अगर अब निधि को लोन देना है तो क्या क्या काम होना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। लोन बाय निधि। अब निधि कौन है बेटा? आपकी कंपनी है। अब निधि कंपनी को अगर लोन देना तो क्या क्या प्रोविजन अप्लाई हो? सबसे पहले ये होता है कि जो निधि कंपनी सिर्फ लोन देगा बेटा अपने मेंबर्स को, ओनली टू इट्स मेंबर। अगर इसको लोन प्रोवाइड करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर को, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मेंबर को छोड़ किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर बेटा जॉइंट होल्डर है तो बेटा पहला नाम जिसका है बेटा उसके नाम से लोन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर किसके नाम पे जाएगा? जिसका पहला नाम लिखा हुआ है, जिसका पहला नाम। सपोज 2 A और B नाम के जॉइंट होल्डर्स हैं बेटा, तो लोन जाएगा मिस्टर A के नाम से। क्लियर है कि नहीं? तो पहला क्या बोलता है? लोन सिर्फ और सिर्फ मेंबर को दिया जाएगा, और अगर जॉइंट होल्डर है बेटा तो जिसका पहला नाम है उसको दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, अब पारी आता है लिमिट। अब लोन की लिमिट क्या क्या होगी? ओके, लिमिट। अब देखो यहां पास बहुत सारे लिमिट है, तो ध्यान समझिएगा। पहला लिमिट बोलता है बेटा 2 लाख का। कितने का बोलता है? पहला लिमिट आप लोग का 2 लाख का बोलता है। ठीक है। अब 2 लाख ये बोलता है अगर इफ डिपॉजिट इज लेस देन 2 करोड़। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपका डिपॉजिट 2 करोड़ से अगर कम है तो बेटा आप 2 लाख तक लोन दे सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? केस नंबर 2, आप 7.5 लाख तक लोन दे सकते हैं अगर निधि कंपनी का डिपॉजिट बेटा 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में। समझ आया कि नहीं आया? अगर डिपॉजिट 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में है तो आप 7.5 लाख लोन दे सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया बच्चे लोग? फिर थर्ड क्या बोलता है? आप दे सकते हो बेटा 12 लाख। समझ आया कि नहीं? कितना? 12 लाख। अगर आपका डिपॉजिट 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में, कितना? 20 करोड़ से लेके अगर 50 करोड़ के बीच में है तो बेटा आप 12 लाख लोन दे सकते हैं। 12 लाख लोन। अगर उस कंपनी के पास डिपॉजिट है बेटा, कितना होगा? अब यहां तक तो 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक। आगे सिनेरियो स्लैब बनता है 20 करोड़ टू 50 करोड़ तक। अगर बेटा डिपॉजिट है तो मैं 12 लाख दे सकता हूं। समझ आए कि नहीं? फिर 15 लाख अगर डिपॉजिट मेरा मोर देन 50 करोड़ है तो। क्लियर है कि नहीं? 15 लाख मैं डिपॉजिट दे सकता हूं, सॉरी लोन दे सकता हूं, अगर मेरा डिपॉजिट जो है वो बेटा मोर देन 50 करोड़ है। समझ आए कि नहीं आए? अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तभी मैं इतने का लोन दे सकता हूं। समझ आए कि नहीं? फिर से बोलता हूं, 2 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख और 15 लाख। समझ आए कि नहीं आए? अब जो बेटा जो 2 लाख का लोन है बेटा, अगर मेरा अप टू 2 करोड़ है। समझ आएगा? 2 करोड़ से अगर ज्यादा नहीं है, और 2 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ से कम है तो 7.5 लाख, और 20 करोड़ 50 करोड़ के रेंज में तो 12 लाख, और 50 करोड़ से ज्यादा है तो मैं 15 लाख तक का लोन दे सकता हूं। ध्यान समझिएगा, अगर कंटिन्यूअसली 3 साल तक अगर निधि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाता तो बेटा इन सब के केस का उसको 50% ही देना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, यहां पर क्या बोलता है? ठीक, इफ निधि कंपनी, अगर आप लोग का जो निधि कंपनी है बेटा कंटिन्यूअसली
3 साल तक अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करता, फिर से बोलता हूं, अगर निधि कंपनी कंटिन्यूअसली आपका 3 साल तक अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करता प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो बेटा वो कोई भी फ्रेश लोन, नया लोन बेटा उस लिमिट के सिर्फ और सिर्फ 50% तक ही दे सकता है। कौन सा लिमिट बेटा आप लोग के लिए है? 2 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख, 15 लाख, उस लिमिट का 50% ही दे सकता है। समझ आया कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, कोई मेंबर अगर बेटा पहले से डिफॉल्ट किया रीपेमेंट के लिए, उसको लोन नहीं दिया जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? नो लोन टू द member who has defaulted in रीपेमेंट ऑफ लोन। समझ आए कि नहीं? अगर लोन को रीपेमेंट करने के लिए अगर डिफॉल्ट करता है बेटा, तो उस केस में उसको फिर से लोन नहीं दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया बेटा आप लोग का लोन। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी लोन। अब लोन तो हो गया, अब लोन में रेट कितना होगा? तो ध्यान समझिएगा, जिसको बोलते हैं बेटा रेट ऑन लोन। ये बेटा आरबीआई ने और कंपनी से थोड़े इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया है, वरना ऐसा नहीं होता तो बेटा निधि कंपनी तो बेटा डिपॉजिट में कम देता और लोन में ज्यादा लेके प्रॉफिट कमा लेता। भले उनके बीच में क्यों ना बटे, लेकिन जो लोन ज्यादा ले रहा है बेटा उसको तो तकलीफ हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? तो ध्यान समझना, तो नॉट एक्सीड 7.5% हायर देन ऑफर करता है बेटा डिपॉजिट में। ध्यान समझना, मैं डिपॉजिट में जितना भी ऑफर कर रहा हूं बेटा, उससे 7.5% ज्यादा मेरा नहीं होना चाहिए। समझ आए कि नहीं आए? और बेटा कैलकुलेट होगा तुम्हारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। क्लियर है कि नहीं? तो रेट सबसे पहले ये बोलता है नॉट एक्सीडिंग more than 7.5% ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट। समझ आया कि नहीं आया? जो आप डिपॉजिट में ऑफर करते हो बेटा, उससे 7.5% आप ज्यादा नहीं ले सकते, और ये कंप्यूट होगा बेटा आप लोग के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है बेटा? ये एफएम में आप अच्छे से पढ़े हो कि साथ पेमेंट करने के साथ साथ आप लोग का प्रिंसिपल गिरते जाता है। ये आप लोग का हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। समझ आए कि नहीं? अब देखो, अब बाकी सब क्लास ऑफ द लोन में बेटा आप लोग का सेम रेट होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? जैसे यहां पर एप्लीकेबल है सेम रेट ऑन ऑल क्लासेस ऑफ लोन। अब जितने भी प्रकार के लोन होंगे बेटा, उसमें भी सेम रेट आपका एप्लीकेबल होगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब 7.5% से ज्यादा बेटा आप ऑफर नहीं कर सकते, मतलब नहीं ले सकते। मैं डिपॉजिट समझो 10% है तो 17.5% से ज्यादा मैं रेट नहीं रख सकता लोन में। समझ आए कि नहीं आए? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है बेटा कि अब निधि कंपनी में डायरेक्टर कौन होगा? तो जिसको बोला जाता है डायरेक्टर ऑफ अ निधि कंपनी। अब निधि कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा? तो ध्यान समझिएगा, जो बेटा मेंबर होगा वही निधि कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, और चाहे तो 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए वो डायरेक्टर रह सकता है अपने ऑफिस के लिए। रीअपॉइंट हो सकता है बेटा 2 साल के बाद। और बेटा अगर वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको डीन होना चाहिए, और बेटा क्वालिफिकेशन होना चाहिए अपॉइंट एज अ डायरेक्टर, जो आप लोगों का सेक्शन 152 सेक्शन 140 जो भी दिया हुआ है कंपनी एक्ट में। समझ आए कि नहीं आए? तो ध्यान समझिएगा, पॉइंट नंबर 1 आपका क्या बोलता है? जो आपका डायरेक्टर है वो होगा बेटा डायरेक्टर shall be मेंबर ऑफ द कंपनी। समझ आया कि नहीं? जो बेटा डायरेक्टर रहेगा वो कंपनी का मेंबर होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? और ऑफिस होल्ड कर सकता है लगातार 10 साल के लिए। कैन होल्ड ऑफिस, ठीक है, कंसेक्यूटिव अप टू 10 ईयर्स। लगातार 10 साल के लिए ऑफिस होल्ड कर सकता है। रीअपॉइंटमेंट बेटा 2 साल के बाद हो सकता है। अगर उसको वापस से रीअपॉइंटमेंट होना है बेटा, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। इसको बोला जाता है एलिजिबल
एलिजिबल टू रीअपॉइंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years। समझ आया कि नहीं आया? अगर बेटा 2 साल के एक्सपायरी के हो गया बेटा तो उसके बाद आप एलिजिबल हो, आप बेटा इस केस में वापस से रीअपॉइंट हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके और कंडीशन क्या बोलता है बेटा, जो डायरेक्टर बनने वाला है उसके पास बेटा डीन होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? मस्ट हैव अब डीन। अब डीन मतलब होता है बेटा आप लोग का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड क्वालिफाई टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर। मतलब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, तो सेक्शन 164 में दिया हुआ है। समझ आया कि नहीं? जो डायरेक्टर के पास बेटा डीन होना चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर। समझ आया? डायरेक्टर। अब लास्ट पॉइंट आता है बेटा आप लोग का डिविडेंड। समझ आएगी ना? डिविडेंड। अब देखो अगर कोई भी निधि कंपनी डिविडेंड बांटना है बेटा तो कोई भी साल में 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये क्लॉज आप लोग के लिए बोलता है अगर कोई भी निधि कंपनी को अगर डिविडेंड बांटना है, ओके, तो इसको बोला जाता है not exceeding 25% in एनी फाइनेंशियल ईयर। आपको 25% से ज्यादा कोई भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं बांटना है। तो बेटा यहां पास तुम्हारा टाइप्स ऑफ द कंपनी खत्म होता है। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूं, एक चीज है जो आपको जानना जरूरी निधि कंपनी के लिए। अब देखो जो निधि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 120 दिन के अंदर उनको 2 बातें बतानी पड़ती है आरडी को, मतलब रीजनल डायरेक्टर। ध्यान समझना कि हमारा जो मेंबर है बेटा 200 से कम नहीं है और साथ ही साथ हमारा जो नेट ओन फंड है 20 लाख और उससे ज्यादा है। ये अलग पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। इसको बोला जाता है विद इन 120 days ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब 120 दिन के अंदर, जिस दिन आप बेटा इनकॉर्पोरेट हुए उसके 120 दिन के अंदर आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसका नाम है बेटा NDH4। क्या नाम है इस फाइल का? NDH4। अब NDH4 है, उस फॉर्म में आप क्या बताओगे? ध्यान समझना, आप 2 चीज डिक्लेयर करोगे कि आपके पास नॉट लेस देन 200 मेंबर है। समझ आया कि नहीं है? नॉट लेस देन 200 मेंबर है और साथ ही साथ आपका जो नेट ऑन फंड है, नेट ऑन फंड लाइक का तुम्हारा नेटवर्थ है बेटा, वो है बेटा 20 लाख और मोर। मिनिमम आप लोग का नेट ऑन फंड 20 लाख और उससे ज्यादा होना ही चाहिए। तो बेटा यहां पास तुम्हारा टाइप्स ऑफ द कंपनी खत्म होता है। क्लियर है कि नहीं?